एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गायत्री और उसकी एक 10 साल की बेटी राधा थी। रामू और उसकी पत्नी गांव के मुखिया के खेतों में काम करते थे। गांव का मुखिया बहुत लालची और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। आज रामू धूप में खेतों में लगातार कई घंटों से काम कर रहा था। वो एक पेड़ के नीचे कुछ देर पानी पीने के लिए बैठा ही था कि तभी मुखिया अपने साथी भीमा के साथ वहां आ गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ रामू? काम करने की बजाय तुम पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर रहे हो। मैं तुम्हें काम करने का वेतन देता हूँ या आराम करने का? नहीं नहीं मुखिया जी, मैं काम ही कर रहा था, बस पानी पीने आया था। भोजन और पानी सब अपने घर पर जाकर किया करो, मेरे खेतों में नहीं। फसल कटने को रखी है और अभी तुम्हें मेरे दूसरे खेत पर भी फसल काटनी है। मुझे आपके खेतों में काम करते हुए पूरे 5 साल हो गए हैं मुखिया जी। अब तो मेरे ऊपर का कर्जा समाप्त हो गया होगा। मुझे मेरी 2 बीघा जमीन वापस कर दीजिए ताकि मैं उसमें अपनी खेती कर सकूं। बिटिया 10 साल की हो गई है, कुछ वर्षों बाद वो जवान हो जाएगी। मुझे उसके हाथ भी पीले करने हैं। वाह रामू वाह, मान गया तुम्हारी चालाकी को। एक तो मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर कर्ज दिया, ऊपर से तुमने वक्त पर कर्ज का एक भी पैसा नहीं चुकाया। मैंने फिर भी तरस खाकर तुम्हें अपने खेतों में काम करने का मौका दिया, और अब जब तुमने देखा कि मेरे खेतों में बहुत सारा काम बाकी है तो तुमने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक नया बहाना तलाश कर लिया। नहीं नहीं मुखिया जी, आप गलत सोच रहे हैं मुखिया जी। मैंने आपसे 5 साल पहले अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज कराने के लिए 15,000 का कर्ज लिया था। हाँ, तुमने मुझसे 5 साल पहले 15,000 का कर्ज लिया था, लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि तुम मुझे कर्ज नहीं चुका पाए थे? लेकिन मुखिया जी, आपने इसके बदले मेरी 2 बीघा उपजाऊ जमीन मुझसे छीन ली, और आपने मुझसे कहा था कि मुझे 5 साल तक आपके खेतों में दिन रात काम करना होगा। मुखिया जी, इन 5 सालों में मैंने आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं दिन रात आपके खेतों में मेहनत से काम कर रहा हूँ। अरे मैं तुम्हें इन 5 सालों में अपने खेतों में काम करने का वेतन भी तो दे रहा हूँ। क्या उसके पैसे नहीं जोड़ोगे? हिसाब किताब आज शाम को आकर कर लेना। तब तक आज के दिन का काम खत्म करो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया जी, इस रामू के तो पर निकलने लगे हैं। आपके एहसान को भूल गया वो, अपनी जमीन वापस मांग रहा है। रामू की इसी बात ने तो मुझे चिंता में डाल दिया है भीमा। उसकी जमीन उपजाऊ है, हर साल मुझे उसकी उपजाऊ जमीन से लाखों रुपए का फायदा होता है। मुझे तो अपने हाथों से वो जमीन फिसलती हुई नजर आ रही है। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आपने 5 साल बाद 2 बीघा जमीन रामू को वापस करने का वादा किया था, लेकिन वो 2 बीघा जमीन उसकी ही होगी ऐसा कोई वादा थोड़ी ना किया था। भीमा की बात सुनकर मुखिया की आंखों में धूर्तता की चमक आ गई। शाम को रामू काम खत्म करके मुखिया के पास पहुंचा। रामू, अब से तुम्हें मेरे खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 2 बीघा जमीन लौटाने के लिए तैयार हूँ। मेरी पालमपुर वाली जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, तुम उस जमीन को रख लो। लेकिन मुखिया जी, मेरी जमीन तो मेरे ही गांव में है। रामू, मैंने तुम्हें 2 बीघा जमीन लौटाने का वादा किया था, लेकिन वो जमीन तुम्हारी ही होगी ऐसा कोई वादा नहीं किया था मैंने। पालमपुर वाली जमीन आज से तुम्हारी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुखिया की बात सुनकर रामू मुंह लटकाकर अपने घर चला गया। अपने पति को चिंतित देखकर गायत्री बोली, क्या बात है जी? आज मैं देख रही थी खेतों में मुखिया भी आपसे बड़े गुस्से में बात कर रहा था। सब कुछ ठीक तो है ना? रामू ने आंखों में आंसू लिए हुए सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। अब तुम ही बताओ गायत्री, पालमपुर जाने के लिए हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेन जाती है, और हर कोई जानता है कि पालमपुर में कोई गांव भी नहीं है, सिर्फ खेत ही खेत है। नहीं तो मैं तुम सबको लेकर वहीं रहने लगता। आप चिंता मत कीजिए जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो कल रेल पालमपुर जाएगी, और आप, मैं और राधा कल उसी रेल से उस जमीन को देख आते हैं। अगले दिन रामू अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठकर पालमपुर वाली जमीन को देखने के लिए पहुंच गया।
वो जमीन बंजर पड़ी हुई थी। बंजर जमीन को देखकर रामू निराश होकर शाम वाली ट्रेन से घर लौट आया। अब चिंता मत कीजिए, हम इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना देंगे। हम किसान हैं जी। लेकिन कल हम वहाँ पर जाएंगे कैसे? कल कोई ट्रेन भी नहीं है और मुखिया अब मुझे काम पर नहीं रखेगा। उसने सारे गांव वालों को भी मुझे काम पर रखने से मना कर दिया है। हम गांव वासी हैं, हमारी किस्मत में तो पैदल चलना ही लिखा होता है। आपको किसी के भी सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगले दिन रामू अपने परिवार के साथ पैदल ही धूप में पालमपुर के लिए निकल गया। मगर ज्यादा धूप होने की वजह से पैदल चलते चलते अचानक उसकी बेटी राधा को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी और एक अजनबी व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां पहुंचकर बोला, गर्मी की वजह से इसे चक्कर आ गए। यहीं पास में एक रेलवे स्टेशन है, चलो मेरे साथ। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई स्टेशन नहीं है। मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, चलो मेरे साथ जल्दी। तभी अचानक एक बादल का टुकड़ा रामू और उसकी पत्नी के सामने आ गया। रामू और गायत्री डरते डरते राधा को लेकर उसी बादल के टुकड़े पर सवार हो गए। कुछ ही देर में वो बादल हवा में उड़ता हुआ बादलों में स्थित एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। उस अजनबी ने कुछ पानी की बूंदें राधा को पिला दी और राधा तुरंत उठ खड़ी हुई। ये कैसा स्टेशन है? डरो मत, ये मेरे खुद का रेलवे स्टेशन है, बादलों का रेलवे स्टेशन, जो मैंने तुम्हारे जैसे खास यात्रियों के लिए तैयार करवाया है। तभी एक ट्रेन बादलों से उड़ती हुई रामू के पास आकर रुक गई और उसमें से एक टीटी निकलकर बाहर आ गया। आइए, इस ट्रेन में बैठ जाइए, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। ये एक जादुई ट्रेन है जो सिर्फ मन के सच्चे लोगों के लिए ही चलती है और जिस यात्री का दिल और मन स्वच्छ होता है, ये ट्रेन उसे वहां पर स्वयं पहुंचा देती है और इस ट्रेन में बैठने का कोई किराया भी नहीं लगता। रामू अपने परिवार के साथ उस ट्रेन में सवार हो गया और ट्रेन हवा में उड़ने लगी। कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर रामू के पास एक व्यक्ति आकर बोला, क्या बंजर जमीन पर खेती करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हमारी ट्रेन में यात्री को जो जरूरत होती है उसकी सुख सुविधा के मुताबिक वो चीज उसे पहुंचा दी जाती है। आप ये कुछ बीज रख लीजिए, आपकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। कुछ देर बाद उस ट्रेन ने रामू को बंजर जमीन पर उतार दिया। रामू ने वो जादुई बीज जमीन में बो दिए। देखते ही देखते वो जमीन उपजाऊ हो गई। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। वो जादुई बादलों की ट्रेन बादलों में उड़ती हुई रोज रामू को पालमपुर खेत छोड़ देती और शाम के वक्त रामू को उसके गांव उतार देती। कुछ ही महीनों में रामू की फसल पककर तैयार हो गई। उसकी फसल बहुत अच्छे दामों पर बिकी। रामू के हालात अब बदल चुके थे। ये देखकर मुखिया जल भुन गया। मैंने पता किया है मुखिया जी, ये सब एक जादुई ट्रेन का चमत्कार है। क्या मतलब? आपको नहीं पता? रामू के साथ इस गांव के बहुत से लोग भी अब उस जादुई ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। वो सब रामू के ही खेत में काम करते हैं, मगर वो ट्रेन सिर्फ गरीबों के लिए ही चलती है मुखिया जी। अगर ऐसा ही रहा तो ये रामू एक दिन मेरी जगह ले लेगा। मेरे पास एक केमिकल है, कल हम उसके खेतों में जाकर वो केमिकल डाल देंगे और उसकी जमीन फिर से बंजर हो जाएगी। और हम कल गरीबों का ही भेष बनाकर उसी जादुई ट्रेन से पालमपुर के खेत में जाएंगे। अगले दिन भीमा और मुखिया अपना हुलिया बदलकर गांव वालों के साथ उस ट्रेन में प्रवेश कर गए। मगर थोड़ी देर बाद ट्रेन ने रामू को उसके परिवार सहित और कुछ गांव वालों को पालमपुर के खेत में उतार दिया। मगर जैसे ही भीमा और मुखिया ने नीचे उतरने की कोशिश की, अचानक ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन बादलों के ऊपर उड़ गई। अरे ट्रेन रोको, हम दोनों को यहीं उतरना है, हमें यहीं उतार दो। ये ट्रेन जादुई ट्रेन है और यात्रियों को सही जगह पहुंचाना इस ट्रेन का कर्तव्य है।
आपकी अभी सही जगह आई नहीं है। मुखिया और भीमा चीखते चिल्लाते रहे, मगर ट्रेन के दरवाजे नहीं खुले। कुछ घंटों बाद ट्रेन के दरवाजे खुल गए और टीटी ने मुखिया और भीमा को उस ट्रेन से बाहर निकाल दिया और फिर ट्रेन कुछ ही सेकंड्स में बादलों में गायब हो गई। मुखिया और भीमा उस घने जंगल में हमेशा हमेशा के लिए खो गए और फिर वो दोनों गांव कभी वापस नहीं जा पाए। ये कहानी है रामपुर के नंदू की। नंदू अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, लेकिन उसका सपना था कि वो ट्रेन का टीसी बने। आजकल मेरी ग्राहकी इतनी बढ़ गई है कि मुझे पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। अरे क्या नंदू भाई, मुझे तुमसे एक लकड़ी का बड़ा सा कपाट बनवाना है। मैं बना तो दूंगा भैया, लेकिन काफी समय लगेगा। देख लो, हो सके तो कहीं और से बनवा लो। तुम बड़ा भाव खाने लगे हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। जाने दो, मैं कहीं और जाकर बनवा लूंगा। नंदू इतना अच्छा लकड़ियों का व्यापारी था कि सब उसी से अपना सामान बनवाते थे। इस वजह से नंदू अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था और ये बातें जाकर नंदू अपनी माँ रूपमती को बताता है। माँ, मैं हर एक चीज से परेशान हूँ। सब मुझसे ही अपना सामान बनवाना चाहते हैं और इस वजह से मुझे पढ़ने की बात तो दूर, मुझे सोने तक का समय नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कला है पैसे कमाने की, तो तुम्हें यही करना चाहिए। कहीं नौकरी वोकरी करने की क्या जरूरत है। नहीं माँ, मुझे ट्रेन का टीसी या फिर मोटरमैन तो बनना ही है, चाहे जो हो जाए। तुम एक काम करो, आज शाम की ट्रेन पकड़कर अपने मामा के घर चले जाओ। कम से कम कुछ दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि शांत होगी। ये बात तुमने अच्छी कही माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। कम से कम कुछ दिनों की मुझे मन की शांति तो मिलेगी। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन आने में बहुत समय लग रहा है, तब तक क्या करूं? आराम भी कितना करूं? उतने में ही वहाँ पर एक औरत आई और नंदू से कहने लगी, अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कई साल पहले तुमने मेरे घर का दरवाजा बनाया था। वो दरवाजा इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। जी धन्यवाद, लेकिन आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, क्या बात है? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तुमने सुना नहीं? शहर के बाहर ट्रेन ड्राइवर और टीसी की नौकरी का एग्जाम चल रहा है। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। क्या इसमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? इसमें सारे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वहाँ तुम जैसे लकड़हारे का क्या काम? तुम जाकर कहीं और का दरवाजा या कबर्ड बनाओ। नंदू को उस औरत की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मामा के यहाँ न जाकर नौकरी पाने के लिए उस औरत का पीछा करने लगता है। यहाँ पर कितनी सारी बंद पड़ी ट्रेन है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? तब नंदू की नजर वहाँ के सरकारी कर्मचारी पर पड़ती है। सारे नौजवान और लड़कियाँ जिस नौकरी को ढूंढने के लिए आए थे, वो उनसे कहता है, ये ट्रेन अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बंद पड़ा है। जो भी इस ट्रेन का सही उपयोग करेगा, हम उसे ही नौकरी देंगे। फिर तो मेरी नौकरी पक्की। सरकारी कर्मचारी उतना ही कहकर वहाँ से चला गया। तब नंदू उस औरत के पास गया। क्या मैं भी ट्रेन की सरकारी नौकरी के लिए इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर लोगे। उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक बनाया। नंदू वहाँ से चला गया और सोचने लगा, इन सबको मैं इनसे अच्छी ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा और उसे खुद ही चलाऊंगा। नंदू ने उसी वक्त प्रण लिया और जंगल से कई सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और उससे असली ट्रेन बनाने की सोची, 8 पहियों वाली। नंदू दिन रात एक करके ट्रेन के आकार की एक नकली लकड़ी की ट्रेन बनाता है जो बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। नंदू की लकड़ी की ट्रेन के बारे में सबको पता चल गया था।
ये बनकर तैयार है। इसे बस अब बाहर निकालना है। अगर ये चल गया तो सब गरीबों को इस लकड़ी की ट्रेन की मदद से मैं हर जगह घुमाऊंगा। बस इसमें इंजन लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। नंदू हर जगह जाकर इंजन ढूंढने लगा। भैया, आपके पास ट्रेन का या किसी पुरानी गाड़ी का इंजन है क्या? ट्रेन का इंजन? तुम कहीं पागल तो नहीं हो ना? यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा? देखो, मैंने एक लकड़ी की ट्रेन बनाई है। अगर तुम्हारे पास उसमें लगाने के लिए कोई इंजन है तो मुझे दे दो। लकड़ी की ट्रेन? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि एक पागल लकड़ी की ट्रेन बना रहा है। वो तुम ही हो क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। जब मेरी लकड़ी की ट्रेन चल जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरे पास तो कोई इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पास में कई सारे तालाब हैं, जहाँ तुम्हें कई सारी गाड़ियों का इंजन मिल जाएगा। जो गाड़ी उस तालाब में डूब जाती है, उसका इंजन कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुम जाकर वहाँ देख लो। नंदू उस दुकानदार की बात सुनकर उस तालाब के पास जाता है और तालाब में देखता है कि कई सारी भंगार गाड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हुई है। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन वो निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उतने में ही उस इंजन से एक आत्मा निकल कर आती है। तुमने मुझे इस तालाब से निकालकर मुक्त कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू उस आत्मा को देखकर डर जाता है और बस इंजन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, घबराओ मत। तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मांगो, मुझसे क्या चाहते हो? सच? मुझे बस ये इंजन चाहिए और कुछ नहीं। मुझे कुछ मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है। जाओ, तुम ये इंजन ले जाओ। तुम जिस भी गाड़ी में ये इंजन लगाओगे, मेरी चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये गाड़ी वहाँ सिर्फ 1 मिनट में पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो आत्मा अदृश्य हो गई। नंदू उस इंजन को लेकर अपने घर चला जाता है और जाकर अपने लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। उस इंजन के लगाते ही लकड़ी की ट्रेन चमक उठती है, मानो कि कोई अजूबा हो गया हो। नंदू की लकड़ी की ट्रेन अब जादुई लकड़ी की ट्रेन बन गई थी। इसे चला कर देखता हूँ। जय श्री राम। आज मेरा पहला दिन है। मैं सारी सवारी बिठाकर इसे बहुत बड़ी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। कई सारे लोगों को वो 1 मिनट के अंदर ही उनके घर पहुंचा दिया करती थी। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है। क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? मैंने बहुत सुना है आपकी लकड़ी की ट्रेन के बारे में। अगर आप ऐसा कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ, सवारी छोड़ना और ले जाना, यही तो मेरा काम है। आ जाओ। उस आदमी को जादुई लकड़ी की ट्रेन की मदद से नंदू ने तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ दिया। धन्यवाद नंदू भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही नंदू का नाम हो गया। लकड़ी की ट्रेन की मदद से सब बड़े खुश थे। ये बात सीमा को पता चली। तब सीमा ने उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इस नंदू के बच्चे का कुछ तो करना होगा। ये सब कुछ उस इंजन की वजह से ही हुआ है। मैं वो इंजन ही लकड़ी की ट्रेन से चुरा लूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सीमा ने वैसा ही किया। उस इंजन को चुराने नंदू के घर के पास चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि लकड़ी की ट्रेन खड़ी है और वो जैसे ही लकड़ी की ट्रेन के करीब उस इंजन को चुराने पहुँची, इंजन को छूते ही इंजन में से करंट निकलने लगा और करंट जोर से सीमा को लगा। ओए माँ! करंट! करंट! सीमा की चीखें सुनकर नंदू वहाँ पर पहुँच गया और लकड़ी के बांस से उसे इंजन से अलग किया। धन्यवाद नंदू, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम यहाँ इंजन चोरी करने आई थी? ये बहुत गलत बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तब माफ करूँगा जब तुम मेरे साथ इस लकड़ी की ट्रेन में काम करोगी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर करूँगी। सीमा और नंदू मिलकर अब सबको लकड़ी की ट्रेन की मदद से अपने अपने घर पहुँचाने लगे।